कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया? अरे बाप, अरे बैलो ये मिलीग्राम, ये तो यूनिट ऑफ मास है ना रे। अरे कितने बड़े बैले रे, कुछ खाया पिया करो ना रे। अरे मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, यूनिट ऑफ। अरे मैं बोल रहा हूँ 200 mg कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अरे तो ये ऐसा बोलो, ये कार्बन डाइऑक्साइड का वेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसमें से मॉलिक्यूल निकाल रहे अपन, मतलब है वेट, निकाल रहे मॉलिक्यूल, और कितने मोल बचे ये पूछ रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है ये? तो इन सबको आपको एक धागे में लाना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर क्या है, कुछ गुलाब के फूल है, कुछ झंडू के फूल है, कुछ कमल के फूल है, ऐसे 3 अलग अलग चीजें हैं इसमें। तो इसमें से मॉलिक्यूल निकाल रहे अपन कितने? 10⁻21। अब जो 10⁻21 मॉलिक्यूल निकाल रहे, तो 10⁻21 क्या है? मॉलिक्यूल्स है। और ये पूछा, ये निकालने के बाद इसमें जो बचेगा कितने मोल बचेंगे? क्वेश्चन इजी है। और क्या आप लोगों को मोल के कंसेप्ट, वेट के कंसेप्ट, मॉलिक्यूल के कंसेप्ट अपने मोल से रिलेट करे थे? तो इसको सॉल्व कैसा करेंगे आप? इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड्स हैं। तो मेरे ख्याल से पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा? मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको ये जो मॉलिक्यूल है इसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर 200 mg में से उतना mg, वो mg में लेना पड़ेगा, ग्राम में नहीं, mg में। तो फिर मॉलिक्यूल को वेट में कैसा कन्वर्ट करेंगे? तो पहले मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करो और मोल को वेट में कन्वर्ट करो। अब देखो क्या अपन ने फार्मूला देखे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या रहेगा? गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये तो डायरेक्टली फार्मूला बन जा रहा ना, नंबर ऑफ मोल का चौथा फार्मूला। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम इन ml अपॉन 22,400 ml, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मॉलिक्यूल इतने हैं अपॉन इसको कैसे डिवाइड कर लो? एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6 × 10⁻23। तो 21-23 कट जाएगा, 10⁻2 ऊपर चल जाएगा 10⁻⁻2। 1/6 कितना होता है? 0.1667 बताया था मैंने। तो 0.1667 को 0.17 ले सकते, तो 0.17 इंटू 10⁻⁻2 यानी 1.7 इंटू 10⁻⁻3 पॉइंट आगे, पावर ऊपर। ये क्या हो गया? मोल हो गए। अरे मोल हो गया ना ये। अब फिर 1.7 इंटू 10⁻⁻3 ये मोल हो गए। मोल को क्या में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाइंग में मॉलिक्यूलर वेट। अभी अपने नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये नंबर ऑफ मोल हो गए। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 है। 44 मल्टीप्लाइंग बाय नंबर ऑफ मोल, वी कैन गेट, वो आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो इसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे। 44 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻3। 44 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या आ जाएगा? ग्राम। अरे ग्राम आएगा ना ये। फिर काय में कन्वर्ट करेंगे उसको? मिलीग्राम में, मल्टीप्लाइंग बाय 1000। तो 1000 मतलब 10⁻3, 3 और -3 गेट कैंसल, ये क्या आ जाएगा? मिलीग्राम। अब 44 को 17 से मल्टीप्लीकेशन तो करते आना चाहिए आपका। कितना? 70, चलो 74.8, हाँ 74.8 आएगा समथिंग। 74.8 को अपन थोड़ी देर के लिए 75 ले लेंगे, इतना तो चलता भारत देश में। तो 75 मिलीग्राम, तो 200 में से 75 गया, तो बचा कितना? 125 मिलीग्राम बचा। मतलब 125, अरे इतना तो गया ना इसमें से। 125 इंटू मिलीग्राम को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में, मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻3। और क्या है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला? गिवन वेट अपॉन क्या करेंगे इसको? 44। तो 125/44, तो कितना होगा मोटा मोटा? ये 44 3 132 होता। तो ये 2.8 समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻3।
अरे समझ में आ रहा है कि देखो क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा। बोले तो एकदम सही बात है, पहले तो समझने में टाइम लग जाएगा। बोले सर कि क्वेश्चन में पूछे हुआ क्या है करके। अरे समझेगा पांडे जी, जरा समझ में आ रहा है ना? कल एब्सेंट थे आप? हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी, पता है। कल लेक्चर देखे? कल का फिर देखे ना? हाँ, तो ये जो क्वेश्चन था ये क्लियर कर लो। अरे समझा क्या? ये क्वेश्चन इसलिए बढ़िया था कि सबके सब टॉपिक जो फार्मूले लग रहे वो सब अपने मूल कंसेप्ट के ही है। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस को मतलब बनाने के लिए प्रेफरेंस दिया जाता कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी ना हो बट एकदम इजी भी ना हो। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता, आपके दिमाग में एकदम फिक्स कर लो। अभी के पैटर्न के हिसाब से 50 क्वेश्चन आ रहे केमिस्ट्री के, ठीक है? जो बच्चा पूरा 8 महीने सिर्फ लेक्चर अटेंड करेगा तो 50 में से 30 क्वेश्चन में उसको कुछ भी एनर्जी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। डायरेक्ट सॉल्व कर जाएंगे 30 क्वेश्चन एकदम स्पीड से। बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन भी नहीं देखने का काम पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर क्लिक होना चाहिए। 30 क्वेश्चन जो है अगर अपन थॉरली 30 चैप्टर एक जैसे पढ़े, आई मेंशन एक जैसे, ऐसे नहीं कि 12 महीने में 4 ही चैप्टर पढ़ रहे आप और फिर 6 महीने में 26 चैप्टर पढ़ रहे, तो कोई एक आधा खेत में काम करने वाले बोल देगा कि भाई 12 महीने में 4 चैप्टर और 6 महीने में 26 चैप्टर, तो लॉजिक ही नहीं लगता इसके अंदर। तो यूनिफॉर्मेलिटी तो नहीं होंगी यहाँ पे कवर आपकी, मेंटेन ही नहीं होंगी। आपने फालतू के चैप्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम पास कर डाले। तो ये तब होता है जब कोई स्ट्रेटेजिकल प्लान नहीं होता है, और ये ऐसा तब होता है जब कोई डर नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को दिमाग में प्लान है, जैसे मैं भी आपको क्या बता रहा हूँ कि हमको एक एक चैप्टर का नंबर ऑफ डेज डिसाइड करना है, फिर आपको और मुझे कोशिश करना है कि उतने दिन में एनसीईआरटी बुक कर देंगे, उसके कुछ क्वेश्चन विजन क्लियर हो जाए, और हमने खुद हो कि उतने दिन के बाद उस चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, तब जाके आप यूनिफॉर्मेलिटी मेंटेन कर पाएंगे और गिवन टाइम के अंदर सिलेबस को कवर करके ऑप्टिमम मार्क्स तक के जा सकते हैं आप मैक्सिमम मार्क्स के पीछे भागने के लिए शुरुआत में कुछ चैप्टर्स को आप बोलो या आपके टीचर लोग बोलो, इस तरह से पढ़ते मानो वो चैप्टर ना हो के अलादीन का चिराग है, और घसो उसको। क्या कोई जिन निकलेगा? बोले हुकुम मेरे आका, तो बोले 2 प्लेट बिरयानी। तो यूनिफॉर्मेलिटी मेंटेन करने के लिए आपको शेड्यूल जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। जैसे अपने 8 से 10 दिन पहले मोल कंसेप्ट लिए, फिर 10 दिन में दूंगा केमिकल बॉन्डिंग के लिए। तो उसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो तो समझ सकते हैं अपन, है ना? कभी स्टूडेंट की तबीयत खराब होती है, कभी टीचर की तबीयत खराब हो सकती है, ऐसा हो सकता है। कभी तबीयत किसकी खराब नहीं रहती, कभी मौसम ही खराब रहता फिर। तो ऐसा 1-2 दिन, तो 1-2 दिन को कवर करने के लिए आगे भी 1-2 दिन ही लगेंगे, पर अभी नंबर ऑफ डेज अगर आप डिस्टर्ब कर दे रहे सिलेबस में, उतना कवर करने के लिए समय नहीं है। फिर जैसे से आप आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे बचे हुए सिलेबस को भगाया जाएगा, फिर आप भी बोलते सर जान दो, जैसे भी हो रहा वैसे भी हो रहा, रिपीट कर लेंगे। तो ये होते हैं रिपीट की कहानी। अभी आपके पास में अगर आप फ्रेशर है तो अभी आपको रिपीट करने से बचा सकते हम लोग। तो आप एक ठंडे दिमाग से एक क्वेश्चन पूछना कि मान लो अगर आपके यहाँ से लेकर आगे 11 महीने पढ़ने के बाद मार्क्स नहीं है तो और आपको 11 महीने पढ़ना है, तो 22 महीने इन टेंशन को संभालने से अच्छा है 11 महीने जितनी आपकी औकात है, जितना दम, उतनी लगा के पढ़ाई कर लो। दैट इज मोर बेटर। अरे समझ में आ रहा है ये? तो ये डिसाइड ही मत करो कि रिपीट करने का भी चांस है, कर चांस ही नहीं, ये समझो रिपीट ही कर रहे हैं अपन अभी। तब अगर ऑटो डिसाइडेड हो जाएंगे आपको पहले से, नहीं अब रिपीट ही करना, अब टाइम चला गया। टाइम गया नहीं, अभी एग्जैक्टली टाइम शुरू हो आपका पढ़ने का। कि सबको मालूम है कि 11 के अंदर बच्चों का सीरियसनेस लेवल कितना रहता करके। सीरियसनेस लेवल छोड़ दो, मेंटल लेवल कितना रहता। साले को समझता कुछ भी नहीं, बस तैयार होकर क्लास पे आता, बोले हाँ समझ में आ रहा, बोले सर। फिर धीरे धीरे समझता कि अब समझ नहीं रहा करके, समझ में आ रहा है, और फिर वो समझने की कोशिश करने के लिए कुछ जगह समझने के लिए जाता, और फिर समझ में आता कि अब समझ रहा कि अब समझ के भी फायदा नहीं करके। चलो ठीक है भाई, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सेल्फ करना पड़ेगी। अब और 1-2 क्वेश्चन अपन परसेंटेज के लेंगे जो मैंने बताया, बोर्ड पे ध्यान दो। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये वाला भी, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझो इसको। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द ड्रॉप ऑफ वाटर
if 1 ml of water has 20 drops, देखो पानी के लिए ये सुविधा उपलब्ध है कि उसके 1 ml को आप 1 ग्राम ले सकते हो, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। अरे यार, इसका ये क्वेश्चन है क्या, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द ड्रॉप ऑफ वाटर। क्वेश्चन ये है कि अगर पानी का एक बूंद हमने लिए, एक बूंद मतलब बूंदे समझ में आता ना, हाँ, तो एक हमने ड्रॉप लिए तो उसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल बताना कितने रहेंगे। बोले सर हम तो वो बूंद को ही मॉलिक्यूल समझते हैं, ये आपका बड़प्पन है। पर वो जो पानी का एक बूंद, तो वो ड्रॉप ऑफ वाटर कहलाएगा, ना कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज द ड्रॉप ऑफ वाटर। तो आपको उसमें वाटर के मॉलिक्यूल बताना है कितने हैं। तो फिर आपने क्या करे, वो जो पानी का एक बूंद था, तो ऐसे आपने 20 बूंदे जमा करे। कितने बूंदे जमा करे? 20। उसका वॉल्यूम भरता 1 ml, मतलब जो 20 ड्रॉप है उसका वॉल्यूम 1 ml भर रहा, मतलब कि 1 ग्राम भर रहा। मतलब 20 बूंदे मिला के जो वजन होगा वो 1 ग्राम होगा। तो एक बूंद का वजन कितना होगा? 1/20, 1/20। तो एक ड्रॉप का जो वेट होगा, सर ये तो 1 ml बोला गया ना, 1 ml को ही 1 ग्राम कहते हैं। सिर्फ किसके लिए? देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू 1। तो मास बराबर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ml में तो मास ग्राम में, तो 1 ड्रॉप बराबर मास ऑफ 1 ड्रॉप बराबर 1/20, 1/20 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 0.05। व्हाट इज 0.05? मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। अब इसमें आपको मॉलिक्यूल निकालना है, तो दिस इज गिवन वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर वेट, वी गेट अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइंग बाय एवोगाड्रो नंबर, वी गेट अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो कह रहे हैं 0.05 इंटू A अपॉन 18। अरे समझ में आ रहा है? मतलब क्वेश्चन ये था कि पानी का एक्चुअल में क्वेश्चन आपने इधर से पढ़ना चाहिए, उल्टा। ये बोला गया था कि पानी की 20 बूंदे बराबर 1 ml होता है, तो पानी की एक बूंद में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, ये क्वेश्चन। तो पहले पूछ ले कि पानी की एक बूंद में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे। अगर पानी के 1 ml में पानी की 20 बूंदे हैं, ये क्वेश्चन है, तो 20 बूंदे मिला के 1 ml होता, मतलब 1 ग्राम होता, मतलब 20 बूंदों का वजन समझो। मान लो 2 बूंदे मिला के अगर 1 ग्राम होता, तो 1 बूंद का वजन कितना होता? 2 बूंदे बराबर अगर 1 ग्राम होता, तो 1 बूंद का वजन आधा ग्राम होता। अरे समझ में आ रहा है? तो 20 बूंदों का वजन 1 ग्राम है। बोले सर 1 ग्राम थोड़ी 1 ml बोला, वो कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा, तो वाटर है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्वेश्चन। तो आपको क्या करना था कि 20 बूंदों का वजन 1 ग्राम होगा, तो एक बूंद का वजन 1/20 ग्राम होगा। तो 1/20 इट इज द वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 18, that is number of moles present in 1 drop of water multiplying by Avogadro number, that is number of molecule present in 1 drop of water। अब ये तो क्वेश्चन उसके लिए बेटा जो बच्चे पहले से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो बच्चे पहली बार बैच के अंदर बैठे उनको सिर्फ सुनने के लिए अच्छा लग रहा होगा। बोले सर समझ तो नहीं रहे पर अच्छा लग रहा कि कुछ तो भी काम की बात हो रही करके। हाँ गड़बड़ नहीं। ये
एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, इस पर से समझ लो क्या समझ सकते अगर आप समझ पाए तो। एक ये पॉइंट अपना क्लियर कर लो कि अगर आपको किसी आयनिक कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन पता है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे, डायरेक्ट समझ लो। जैसे ये जो मोलैरिटी की वैल्यू 0.995, बेसिकली मैं आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन अब बोलूंगा क्या है। तो क्वेश्चन ये था कि 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3 dissolve in 250 ml ऑफ सोल्यूशन। 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 250 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, तो वहां पर सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन का मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैंने आपको कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन ना पूछ के कंपाउंड के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा, मतलब बाप के बारे में ना पूछ के बच्चों का पूछे अपन ने, तो तब भी बाप बाप है, तो पहले आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। वंस यू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2CO3, बाप, मैं Na2CO3 बोले बाप, तो देन वी कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन एंड CO3 डिनेगेटिव। तो कैसे निकालते जरा ध्यान से सुनना। सोडियम कार्बोनेट का गिवन वेट दिया 25.3, उसका मॉलिक्यूलर वेट 106, ये दिया नहीं था, निकालना पड़ेगा। 2 × 23, 1 × 12, 3 × 16, उसको सब ऐड कर लो, दैट इज 106। 250 ml मतलब कितना होगा 0.25 dm³। तो क्या रहेगा देखो 25.3 अपॉन 106, इसको सॉल्व करो, ये जो आएगा इसको 0.25 से डिवाइड करो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³। ये 1000 ऐसा दिया गया, उसका मतलब ये होता नीचे लिए तो व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। इसको सॉल्व करें, अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका आप देख लो किस तरीके से रह सकता। 2.53 ले लो, 0.253 ले लो, और इसको 1.06 ले लो, तो अपन इसको ले लेंगे 0.253, जैसे अपने 36/103 सॉल्व करे थे। और 0.253 अपॉन 0.25, तो 0.253 अपॉन 0.25 दैट इज वेरी क्लोज टू 0.9। तो 0.9 अगर 0.9 आ रहा, 0.955, तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, नॉट द सोडियम आयन। अगर किसी आयनिक कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में है और आपको उसके कॉन्सेंट्रेशन पर से उसके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू दैट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे थोड़ी देर के लिए सोडियम कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन x आ रहा, ये सॉल्व करके जो निकाले ये 0.995 है, मान लो ये x रहता, कितना रहता x, तो सोडियम कार्बोनेट का x है ना, तो हमको सोडियम आयन, तो Na2CO3 में सोडियम आयन कितने हैं, तो इंडिविजुअल सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है मल्टीप्लाइंग बाय दिस 2 टू दिस x, दैट इज 2x। जैसे 0.955 × 2 दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। ये डब्बे को क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर क्या है सोडियम आयन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन क्या रहेगा 2 × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बोला इसमें कार्बोनेट कितने रहे, कार्बोनेट एक ही है, और आपको याद होगा तो मैंने आपको फार्मूले बनाना सिखाया था, तो अपने कहते इसका वेंटा फैक्टर 3 आया था, 2 सोडियम आयन 1 कार्बोनेट आयन, देखे थे ना ये। तो CO3 डाई निगेटिव आयन कितना रहेगा 1 रहेगा, तो दैट इज CO3 का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 × 0.955। तो इस तरीके से रहेगा। जैसे मान लो अगर Na3PO4 का आपने मोलैरिटी निकाले और मोलैरिटी कितनी आ रही 0.1, सिंपल, ये हमने निकाल ली। एक्चुअल में इसके लिए आपको डाटा दिया रहेगा, सोडियम फॉस्फेट का कुछ तो भी वेट देंगे आपको, सोडियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालते आता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कुछ तो भी ml में दिया जाएगा, 100 ml 200 ml 300 400 500 ml, उसको dm³ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन वी कैन कैलकुलेट मोलैरिटी, जो बच्चों का काम है, आपको फटाफट निकालना पड़ेगा क्योंकि बड़े बच्चे अपन। मोलैरिटी आ गई, वो आ गई 0.1, कितना अच्छा है ये, डायरेक्ट आएगा ना 0.1। अरे बोलो ना यस सर, फिर 0.1 मोलैरिटी आ गई, तो ये मोलैरिटी किसकी थी, हाँ ये मोलैरिटी थी सोडियम फॉस्फेट की,
पर हमको मोलरिटी किसकी पूछेगी, सोडियम आयंस की, तो क्या रहेंगे फिर, तो सोडियम फॉस्फेट में सोडियम के आयन कितने हैं, तो 3 मल्टीप्लाइंग बाय मोलरिटी ऑफ कंपाउंड दैट इज 0.1, तो कितना हो 0.3। सोडियम फॉस्फेट में फॉस्फेट आयन कितने हैं, पानी की बोतल लेकर कितने हैं, 1, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, समझ में आया कि ये इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अगर किसी आयन